हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर 11th साइंस फिजिक्स। सेकंड चैप्टर्स जो है वो ऑल अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि हम मैथमेटिक्स और एनालिसिस कैसे करेंगे थ्रू आउट द होल फिजिक्स। जैसे कि ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है और यहाँ पर हमें वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स जो है वो करनी है। स्केलर प्रोडक्ट के भी बारे में हमें देखना है। ओके, तो ये जो चैप्टर्स है ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है बच्चों, तो आपको ये चैप्टर्स 12th के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स, सेकंड चैप्टर, 11th साइंस। इंट्रोडक्शंस टू वेक्टर। तो जैसे कि हमें मालूम है कि वेक्टर्स क्या होता है, तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिससे मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, ओबेइंग द लॉ, ओबे यानी कि फॉलो करना, जो कि इस लॉ को फॉलो करती है, वेक्टर अलजेब्रा लॉ को। वेक्टर अलजेब्रा लॉ को जो भी फॉलो करेगा उसे हम वेक्टर्स कहने वाले हैं। यानी कि इसको यहाँ पर हमें ये भी कॉन्क्लूड करना है कि यानी कि अगर कोई दो वेक्टर्स है और अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है तो उसे हम वेक्टर नहीं कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर नहीं कह सकते। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हैं, उसमें से आप देख सकते हो ये सब एग्जाम्पल्स है जिनको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी वहां पर अवेलेबल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से होते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो इक्वल वेक्टर्स होता है। इक्वल वेक्टर्स यानी कि अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर वो इक्वली मैग्नीट्यूड में है, यानी कि उन दोनों का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका डायरेक्शन अगर सेम है, तो उस वेक्टर को हम बोल देंगे इक्वल वेक्टर्स। यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अगर 10 है और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 10 है और उसके बाद वो सेम डायरेक्शंस में वहां पर दिखाई दिए हैं, तो उनको हम बोल देंगे इक्वल वेक्टर्स। बाद में आता है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स की जैसे कि हमें मैथमेटिक्स में मालूम है कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, दो लाइंस जैसे कि वो सेम डायरेक्शंस में होने चाहिए। तो पैरेलल लाइन सेम डायरेक्शन में हो या ना हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पर अभी फिजिक्स है, तो फिजिक्स में अगर हम पैरेलल वेक्टर के बारे में अगर बात कर रहे हो तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, जैसे कि अगर देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो दोनों का ऑलमोस्ट डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोल देंगे पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे भी और एक कंडीशंस वहां पर बताइए, वन वेक्टर इज द स्केलर, यानी कि पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द अनदर। कि जैसे कि हमें मालूम है पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इन दोनों वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो इनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर दो लाइन का प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाते हैं, पैरेलल नहीं होते। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो मल्टीपल होना चाहिए और जो वन वेक्टर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों वेक्टर अगर पॉजिटिव नहीं होते, अगर इसमें से कोई भी एक वेक्टर अगर नेगेटिव हो जाता है, तो हमें मालूम है नेगेटिव अगर वेक्टर है तो उनकी डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गए एंटी पैरेलल ऑफ द वेक्टर। जैसे कि दो वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स वाला। तो देखिए अगर सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है तो हो जाएगा पैरेलल वेक्टर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद भी, तो उसे हम बोल देंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और बाद में फोर्थ वाला टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाएगा कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर में देखिए डेफिनेशंस क्या देखिए, व्हेन द वेक्टर अंडर द कंसीडरेशंस कैन शेयर द सेम सपोर्ट। द सेम सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, और हैव अ कॉमन सपोर्ट, देन द कंसिडर्ड वेक्टर आर कोलिनियर। तो कोलिनियर वर्ड्स जो है हमें ये पिछले 10th स्टैंडर्ड या 8th 9th में भी हमारा हो चुका है। कोलिनियर
पॉइंट्स हमने पढ़ा है कोलिनियर वेक्टर में। तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको मालूम हो अच्छी तरह से तो कोलिनियर वेक्टर समझ में आ जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जैसे कि मेरे पास 3 पॉइंट है, एक फर्स्ट पॉइंट है, बाद में सेकंड पॉइंट है और बाद में थर्ड पॉइंट है। ओके, और ये तीनों भी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे, अगर इन 3 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पर मिलती है, तो ये तीनों पॉइंट को हम बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह से अगर हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स है, जैसे कि फर्स्ट वेक्टर है, बाद में एक सेकंड वेक्टर है और उसके बाद में अगर एक थर्ड वेक्टर है, अगर ये सेम लाइन में अगर यहाँ पर कनेक्टेड है, सेम लाइन में यानी कि सेम सपोर्ट में यहाँ पर कनेक्टेड है, तो उनको हम बोल देंगे कोलिनियर वेक्टर्स। तो होप सो आपको समझ में आया होगा फ्रॉम द एग्जांपल्स ऑफ द कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट यानी कि ऐसे पॉइंट्स अगर उनको हम कनेक्ट कर दे तो हम वो एक ही सेम स्ट्रेट लाइन वहां पर फॉर्म होती है। सिमिलरली पॉइंट को अगर वेक्टर में रिप्लेस कर दे तो अगर ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन पे है, जिसको हम बोल देंगे सेम सपोर्ट और हैव अ कॉमन सपोर्ट, इन सबका जो सपोर्ट है वो कॉमन सपोर्ट है। और ये जो लाइन है इनडिफाइनाइट, और ये जो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, ये कंटिन्यूस बढ़ती ही जा सकती है लाइक दैट्स, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ वेक्टर्स पे। तो ये तीनों ए बी सी जो वेक्टर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद में आ जाता है जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर में देखो जीरो देखा है, जैसे कि टाइटल ही है जीरो वेक्टर, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसे हम बोल सकते हैं जीरो वेक्टर। अभी मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, बट व्हाट्स अबाउट द डायरेक्शंस। तो ये अगर मैग्नीट्यूड जीरो होने की वजह से इसका डायरेक्शंस कहाँ पर होता है ये हमें मालूम नहीं होता। और यही एक वेक्टर है जीरो वेक्टर की जिसका डायरेक्शंस हमें मालूम नहीं होता, लेकिन उसका डायरेक्शंस कंफर्म होता है। सो नॉट नोन टू अस द डायरेक्शंस, but having the magnitude 0, that vector we called as the zero vector। अगर जीरो वेक्टर समझ में आ गया तो यूनिट वेक्टर भी समझ में आ सकता है। जीरो को अगर यूनिट से, यूनिट यानी कि 1, इसका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यहाँ पर ए कैप बनाया है, तो ए कैप यानी कि हम जब भी यूनिट वेक्टर यानी कि कोई वेक्टर से उसको अगर हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस वेक्टर का जो भी रिप्रेजेंटेशन इंडिकेशंस होगा उस वेक्टर को हम कैप पहना देंगे और उसको बोल देंगे ए कैप या फिर ए हैट भी आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं कि एक वेक्टर से यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पर ए वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड 15 है। ओके, अगर ये 15 मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है उसको अगर यूनिट वेक्टर बनाना हो तो हम कैसे करेंगे कि हमें ए वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो 15 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है उससे अगर 15 से ही डिवाइडेड कर दे तो क्या हो जाएगा, 15/15, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर यही किया है। और एक वेक्टर की जगह हम इसको क्या कर देंगे, कैप पहना देंगे, ताकि ये ए वेक्टर जो है इसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड था 15, लेकिन अभी ये ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अभी 1 हो गया यानी कि यूनिट वेक्टर हो गया, तो अभी यूनिट वेक्टर को हम कैप पहना देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैप पहनाना। तो अगर ए कैप अगर निकालना हो तो ए वेक्टर को ए मैग्नीट्यूड, जितना भी मैग्नीट्यूड था वेक्टर का, उससे अगर डिवाइडेड कर दो तो ये हमें मिल जाएगा ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। और लास्ट में आता है कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, 3 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर सेम प्लेन, जैसे कि हमने कोलिनियर देखा था, कोलिनियर में सेम सपोर्ट था, तो यहाँ पर सेम सपोर्ट की जगह सेम प्लेन आ गया। तो प्लेन कैसे होता है, तो देखिए कि जैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल्स है, लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन में इनको अगर जोड़ा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, तो इनको हम कोलिनियर पॉइंट बोल देंगे। लेकिन अगर यही सेम पॉइंट्स अगर यहाँ इधर उधर अगर स्प्रेड हुए हैं या इधर उधर वहां पर हम लोकेट कर देते हैं, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो अब तो ये अगर लाइन ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनने वाली। ओके,
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये तीनों पॉइंट्स का अगर हम, तो ये तीनों पॉइंट का हम क्या कर देंगे, एक प्लेन वहां पर कर देंगे जिससे ये तीनों भी पॉइंट क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये अगर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बनाया तो इसको हम फिजिक्स लैंग्वेज में प्लेन बोलने वाले हैं। तो ऐसे कोई पॉइंट्स जो कि एक ही प्लेन पे अवेलेबल है तो उसको हम सेम प्लेन बोल देंगे। तो अभी को प्लेनर वेक्टर से, तो इसी तरह से पॉइंट को अगर वेक्टर से रिप्लेस कर दो, जैसे कि ये कोई एक पहला वेक्टर से, यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर से, यहाँ पर कोई तीसरा वेक्टर से, तो ये एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में अगर मौजूद है तो उनको हम बोल देंगे को प्लेनर वेक्टर। ट्रायंगल्स लॉ हम यूज करेंगे अगर दो वेक्टर का एडिशन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। टेकन इन द सेम ऑर्डर यानी कि देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ओके, और जब भी हमें रिजल्टेंट मिलेगा तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, मिलेगा यहाँ पर, तो दोनों वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का एडिशन वहां पर कर देंगे। ओके, सो रिजल्टेंट वेक्टर हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, वेक्टर आर का डायरेक्शन आप देख सकते हो ओ से लेकर बी तक है, यानी ओ की तरफ से बी की तरफ तक उसका डायरेक्शन वहां पर दिया है। तो ये डायरेक्शन कहाँ पर कैसे हम इंडिकेट करेंगे, अगर ए का वेक्टर बी का वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम है, सेम ऑर्डर में है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट की वेक्टर डायरेक्शन रहने वाली है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि ये ए वेक्टर से, या जहां से ए वेक्टर एंड हुआ वहां से हमारा बी वेक्टर था। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट हमने अपोजिट डायरेक्शंस में वहां पर मैग्नीट्यूड जितनी भी हो, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट टू द ए एंड बी वेक्टर्स। जैसे कि ये वेक्टर ए था, अगर ये वेक्टर बी है और इसकी डायरेक्शन भी अगर हम ऐसे कर देते तो यहाँ पर ये क्लोज लूप फॉर्म हो जाता, और यहाँ पर क्लोज लूप अगर फॉर्म होता तो वो ट्रायंगल्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ऑर्डर में होने चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका जो डायरेक्शन है, तो जो क्लोजिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं उनके अपोजिट होगी। यानी इस ट्रायंगल में ये जो ए की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन है, तो ये सी यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमें मिला इसकी अपोजिट डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं लाइक दैट्स। ओके, तो और एक एग्जांपल ऐसे देखते हैं, देखो अगर कोई वेक्टर्स ए ऐसा है और कोई वेक्टर्स बी अगर ऐसा है, तो यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट मिलने वाला है अगर हम ऐसे निकाल देते तो ये तो गलत हो जाता, क्योंकि देखो क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है लाइक दैट्स। ओके, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट की होगी वो ऐसे होगी लाइक दैट्स। ओके, यहाँ पर अभी देखिए रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो देखिए वही हो, सेम डायग्राम्स हमें यहाँ पर मॉडिफाइड किए। यहाँ पर आप देख सकते हो ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल थे, तो इसमें से कोई भी एक वेक्टर को आपको एक्सटेंड करना है, कंटिन्यूसली एक्सटेंड करना है, और बी वेक्टर से वहां पर परपेंडिकुलर डाल देना है, या फिर बी वेक्टर को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो और ए वेक्टर से परपेंडिकुलर वहां पर डाल सकते हो लाइक दैट्स। तो ए वेक्टर को हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया अप टू एन, और बी वेक्टर से हमने वहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह है स्ट्रेट लाइक दैट। ओके, और बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह है। तो दोनों के डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है, तो वो एंगल थीटा से मालूम होगा कितना थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट है बी वेक्टर फ्रॉम द ए वेक्टर। तो यहाँ पर ए बी और एन, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल पे अगर cos थीटा हम निकालते हैं तो cos थीटा का हमें मालूम है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड होगी an डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल का abn का हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये ab, और ab ये क्या है, b वेक्टर्स हमें इंडिकेट करता है। सो an डिवाइडेड बाय b वेक्टर्स। तो यहाँ से हमें an की वैल्यू क्या मिल जाती है, यहाँ पर b डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो an इज नथिंग बट b cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर साइन थीटा हम निकालते हैं तो साइन थीटा भी जो होता है, अगर यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर अपोजिट साइड अगर हम देखते हैं तो देखो ये वेक्टर हमें दिखता है। ओके, तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो बी से एन है, तो इस वेक्टर को हम बी एन बोल देंगे। ओके, सो बी एन और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, फिर से अगेन बी वेक्टर। सो यहाँ पर बी एन की वैल्यू हमें मिल जाती है बी साइन थीटा। अभी हम ट्रायंगल ओ बी एन के अगर बारे में देखेंगे, ओ
बी और एन। तो ये जो पूरा पूरा ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है, अगर इस ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस हम लगा देते हैं तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ बी, यानी कि ये हाइपोटेनियस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड्स इसकी ये फर्स्ट साइड हो गई ओ एन और सेकंड साइड हो गई बी एन। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ओ बी जो है वो हाइपोटेनियस है और वो हाइपोटेनियस से हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो यहाँ ओ बी इज नथिंग बट आर स्क्वायर यहाँ पर हमने लग दिया है। और ओ एन क्या है, देखो ओ से लेकर एन तक, ओ से लेकर ए तक जो है वो वेक्टर ए है, और ए से लेकर ए एन तक जो है ए एन, तो ए एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। सो ए एन की वैल्यू हमें मालूम है बी कॉस थीटा। सो वेक्टर ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। सो वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ओ एन का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में अगर बी एन की वैल्यू अगर नहीं हो, सो बी एन कितना है, तो देखो ए और एन की जो नियर अबाउट लोकेशन है सेम है, बी एन इज नथिंग बट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी एन। तो वेक्टर बी एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, बी एन हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। उसके बाद में अगर देखते हैं तो उसको हम सिर्फ मॉडिफाइड करने वाले हैं, उस सिंप्लीफिकेशंस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस ट्वाइस ए बी यानी कि 2 इंटू ए बी कॉस थीटा हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि बी कॉस थीटा का यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें ये मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा या कि बी स्क्वायर कॉमन निकल दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। और हमें आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे। तो इसको अगर स्क्वायर रूट कर दिया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल टू ईच अदर, और आर की वैल्यू हमें मिल जाती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। सो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड था उसकी वैल्यू हम अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा कर देंगे, और कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने यहाँ पर देखी है। तो कॉस थीटा क्या होने वाला है, बी कॉस थीटा होने वाला है। ओके, सो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डायरेक्शन यानी कि थीटा अगर निकालना हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थीटा जब निकालना हो तो tan ऑफ अल्फा हमें निकालना है। अब अल्फा कहाँ पर है आप देख सकते हो, जो रिजल्टेंट वेक्टर है और जो ए वेक्टर से, ये दोनों के बीच में जो एंगल्स वहां पर फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलने वाले हैं अल्फा। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है अल्फा, उसे हम tan अल्फा से इंडिकेट करेंगे। सो tan की वैल्यू हमें मैथमेटिकली मालूम है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन जो होता है, तो साइन जो होता है वो होता है अपोजिट बी एन अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो हो गया रिजल्टेंट, तो इस ट्रायंगल का अपोजिट हो गया बी एन, हाइपोटेनियस हो गया आर। इसी तरह से अगर कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड ओ एन हो जाएगी और हाइपोटेनियस हो जाएगा आर। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम रेशो में पुट कर देते हैं साइन अपॉन कॉस, तो उसमें से जो हाइपोटेनियस है वो कट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बी एन अपॉन ओ एन। लेकिन ओ एन की जो वैल्यू है, ओ एन जो है हमारा, ओ एन कैसा है देखो, स्प्लिट है ओ से लेकर ए तक और ए से लेकर एन तक। उसमें भी ओ से लेकर ए तक की जो नाम हमें दिया है वो है वेक्टर ए। उसके बाद में ए से लेकर एन तक भी हम निकाल लिया है जो कि है बी कॉस थीटा। ओके, सो इस तरह से अगर वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ओ एन की वैल्यू ए है और ए एन की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा है। ओके, सो इस हिसाब से tan अल्फा हम निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज नथिंग बट बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज पर अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और वो दो वेक्टर्स के एडिशन में निकालने के बाद अगर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना हो तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आपको पूछा है तो tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा से मिल जाएगा। और अगर रिजल्टेंट आपको निकालना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा से वहां पर हम
तो इस वीडियो के डिस्कशन से आपको ये दो होमवर्क सॉल्व करने हैं। जैसे कि फर्स्ट होमवर्क है ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर दी है, आपको सी वेक्टर्स यहाँ पर निकालना है, यानी कि जो रिजल्टन होने वाला है ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन। और यहाँ पर सेकंड डायग्राम में ए वेक्टर्स, बी वेक्टर्स, सी वेक्टर्स और डी वेक्टर्स है। तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो भी ई वेक्टर्स आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसकी डायरेक्शंस विद देयर मैग्नीट्यूड आपको ये निकालना है। सो सी वेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे और ई वेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे और वीडियो के लिए आप एस एकेडमी नासिक का जो यूट्यूब चैनल है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक्स कर सकते हो वीडियो, ताकि आपको डेली अपडेट्स और डेली वीडियोस आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।